Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are real good. Dear students, हमने चैप्टर नंबर जो 3 स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका जो लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 14 हम आज स्टडी करेंगे, डिलीवर किया जाएगा आज लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे that is about Graham's law of diffusion and effusion, demonstration of Graham's law देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड में ये आता है, ग्राहम लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और इसकी एक एग्जाम्पल भी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या फिर हम इसको कहते हैं अफ्यूजन। थॉमस ग्राहम ने इसको पेश किया था। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एमसीक्यूज के तौर पर। 1805 1869 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और आपको पता है कि डिफ्यूजन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि इंटरमिक्स हो जाना, पार्टिकल टकराते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, वो वैसल की दीवारों के साथ टकराते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करते करते वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है, जिसमें उनका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो यूनिफॉर्म एक जैसा हो जाता है। जिस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और परफ्यूम की, इतर की हमने एग्जांपल देखी थी, वो किस तरह से पूरी एयर के साथ कमरे में वो होमोजनाइज हो जाता है। इस तरह अफ्यूजन की हमने एग्जांपल देखी थी कि एक टाइनी होल के साथ जिस तरह से गैस का पाइप लीक हो जाता है, उसमें पार्टिकल एक एक करके निकलते हैं, इसको हम अफ्यूजन कहते हैं। विदाउट कोलिजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जिधर वैक्यूम होता है उधर पार्टिकल एक एक करके जाते हैं और टाइनी सुराख में से, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन। जिस तरह से टायर पंक्चर हो जाना और गुब्बारे का लीक हो जाना, ये एग्जांपल है फ्यूजन की। कहता है डिफ्यूजन और अफ्यूजन जो है गैस की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलेकुलर मास, ठीक है। जो रेट है यहाँ पे, रेट से मुराद है स्पीड, यानी कि डिफ्यूज होने की, मिक्स होने की, और अफ्यूज यानी कि पार्टिकल का छोटे सुराख में से एक एक करके जो निकलना है उसको अफ्यूजन कहते हैं। तो उसका जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलेकुलर मास। यानी कि अगर पार्टिकल डेंसर हुए, काफ़ी करीब करीब हुए, तो फिर क्या होगा? उनका जो रेट है उनका डिफ्यूजन का, अफ्यूजन का, वो कम होगा। और अगर उनका मोलेकुलर मास ज़्यादा होगा, फिर भी उनका रेट क्या होगा? कम होगा। अगर पार्टिकल दूर दूर हुए, लाइटर हुए गैसेस के, यानी कि गैसेस लाइटर हुई, फिर उनका डिफ्यूजन का रेट, स्पीड, अफ्यूजन का रेट, स्पीड, वो क्या होंगी जी? फास्टर होंगी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली फॉर्म है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन की। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो गैस एक है, फॉर गैस ए, उसके लिए क्या मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होगा? यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अगर इसको हम जब ख़त्म करते हैं तो ये इक्वालिटी में चेंज हो जाता है, और उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं? इक्वालिटी, ठीक है, का साइन और साथ कांस्टेंट। तो इसको हम करते हैं आर, और ये जो है इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया और उसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√d, यानी कि d से मुराद डेंसिटी। क्लियर? इस तरह से ये भी, इसका क्या होगा जी? r कांस्टेंट, मोलेकुलर मास। अब इस एक्सप्रेशन को आगे हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा कि जो d है वो इस r के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। डेंसिटी का जो अंडर रूट है वो r के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे k आ जाएगा। अगर तो गैस एक है, फॉर गैस ए, तो ये क्या बन जाएगा?
R1 और ये D1, यानी इन दोनों का अंडर रूट डेंसिटी इनटू मल्टीप्लाइकेशन विद R1 रेट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इस तरह से इधर भी, इधर क्या आ जाएगा, R1 इंटू M1 और K कांस्टेंट, दिस इज फॉर कांस्टेंट। अगर गैस 2 की बात करें, हमारे पास गैस B, फॉर गैस B, तो फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि R की जगह पे R2 हो जाएगा और इनटू D की जगह पे D2 हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, R1 D1 R2 इंटू D2, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट से कैंसिल हो गया, ये दोनों एक्सप्रेशन 1 और 2 ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। R1 इंटू D1 इज इक्वल टू R2 इंटू D2। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर R1 को इस साइड पे लेके आए तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, R1 ओवर R2, ठीक है, और ये जो R है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन को गैसेस के, और D को उस साइड पे लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, D2 ओवर D1। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि R1 को कैसे मैनेज करना है, D2 को, D1 को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं हिंट बताता हूँ कि आप टिप्स ले लें या ट्रिक्स इसको समझ लें कि जिधर R1 होगा उसके ऑपोजिट जो है वो D2 होगा, और जिधर R2 होगा उसके ऑपोजिट जो है वो D1 होना है। यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे अगर R1 है तो D1 गलत हो जाना है, यहाँ पे R2 है तो D2 गलत हो जाना है। उसके ऑपोजिट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लेट्स सपोज कि अगर इसको हमने R2 को अगर ऊपर ले लूँ और R1 को ऊपर ले लूँ तो फिर होगा क्या कि इसके ऑपोजिट जो है ना वो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन D के लिए, डेंसिटी के लिए वो D1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, D2, यानी कि ऑपोजिट रखना है। जिधर R2 होगा उधर D अंडर रूट D1 रखना है, जिधर R1 होगा उसके ऑपोजिट इक्वालिटी की दूसरी तरफ आपने क्या रखना है, अंडर रूट D2, यानी कि R2 और 1 की जो रेशो है वो अंडर रूट D1 और D2 के क्या होगी जी, इक्वल होगी। इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करते हैं, इसका प्रूफ भी देखते हैं। क्लियर जी? अब नेक्स्ट है जी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन तो हो गया, आगे है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, यानी कि ये हमने प्रूफ करना है कि जो ये रेशो है R2 R1 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 D2, क्या ये ऐसा है कि नहीं। इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम लॉ में एक हम ट्यूब लेंगे जो कि 100 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होगी, और इसके जो दोनों एंड्स हैं ये ओपन होंगे, और इन एंड्स पे कॉटन लेके उसको हम भिगोएंगे किसमें जी, अमोनिया के सॉल्यूशन में जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और HCl के सॉल्यूशन में। ठीक है जी, कॉटन लेके क्या करेंगे, हम अमोनिया के सॉल्यूशन में भिगो के इधर लगा देंगे और HCl के सॉल्यूशन में भिगो के उसको भी इधर लगा देंगे। तो होगा क्या कि इसके जो वेपर्स हैं इन दोनों के, अमोनिया यहां पे हमने लगाई है और इधर HCl, तो इनके वेपर्स ट्रैवल करेंगे ऐसे, इधर क्या करेंगे, ये ट्रैवल करेंगे, और जिस पॉइंट पे आके वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वहां पे आपको वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्यूम्स नजर आ रहे हैं, रिएक्शन जो है वो हो गया है, दोनों का रिएक्शन क्या हो गया, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, अमोनियम क्लोराइड बनाया। क्लियर जी? अब जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है 59.5 सेंटीमीटर क्यूब, और जो HCl के वेपर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है कितना जी, 40.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर आके रिएक्शन कंप्लीट हो गया और ये
अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए हैं। और फ्यूम्स क्या होते हैं, जिस तरह से हम गीली गीली किसी चीज़ को आग लगाएं तो वाइट सा कलर हमें नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं फ्यूम्स। तो इस तरह से अमोनिया और ACl के जब वेपर्स ट्रैवल करेंगे तो जिधर जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम नज़र आएंगे। अब हमने जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यहाँ पे स्टडी किया है उसको हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या वाकई ही ये जो रेशो है R2 R1 √D1 और D2 के इक्वल है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन हमारे पास जो मैथमेटिकली फॉर्म हमने स्टडी की है वो क्या है जी, R2 R1 इज इक्वल टू M1 √M2। अब यहाँ पे जो मैंने R2 और R1 लिखा है इसकी जगह पे मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जी R2 फॉर या R1 फॉर अमोनिया और R2 फॉर HCl। ठीक है, इस तरह से। अब इसके ऑपोजिट आएगा RM फॉर ACl और नीचे आ जाएगा NH3, यानी कि M2 फॉर ACl और M1 फॉर NH3 अमोनिया। तो डिस्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दोनों ने एक ही वक्त में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन जो अमोनिया है वो ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है और जो ACl है उसने कम ट्रैवल किया है, लेकिन दोनों को वक्त एक जितना ही लगा है। तो ऐसा क्यों मुमकिन है? क्योंकि देखें हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अमोनिया के लिए या फ्यूजन है अमोनिया के लिए, वो हमारे पास कितना है 59.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जो ACl के लिए है वो कितना है 40.5 सेंटीमीटर। और जो ACl का मोलर मास है वो कितना होता है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का हम वैसे तो लेते हैं 1.008, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 को जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ACl का, ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। इस तरह से नाइट्रोजन का कितना होता है जी, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3, तो 3 इसमें प्लस कर दें तो अमोनिया का जो मोलेकुलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर? अब ACl का कितना है हमारे पास 36.5 ग्राम पर मोल और अमोनिया का कितना है 17। अब देखें मैंने कहा था कि जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने स्टडी किया है कि जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट मोलेकुलर मास। अगर तो मोलेकुलर मास कम हुआ तो फास्टर रेट होगा डिफ्यूजन का और फ्यूजन का, और अगर इनके स्पीड से वो ट्रैवल करेंगे, मिक्स होंगे किसी पार्ट होल में से जल्दी से निकलेंगे। लेकिन अगर उनका मोलेकुलर मास ज़्यादा हुआ तो वो कम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। तो इसी तरह देखें जो ACl है उसने 40.5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, और अमोनिया ने कितना किया है, उसने किया है 59.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो मोलेकुलर वेट है वो 17 है और इसका मोलेकुलर वेट कितना है वो 36.5 है। अब देखिए इसका ज़्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन एज कंपेयर टू अमोनिया से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये हैवियर है ये लाइटर है। तो लेकिन दोनों की जो रेशो है R फॉर अमोनिया R फॉर ACl, ठीक है, इन दोनों की जो रेशो है ये हमारे पास कितनी आएगी 1.46 और इधर भी 1.46। तो हमने कहा था कि जो R1 है R2 है इसकी रेशो किसके इक्वल है, D√D2 ओवर √D1, दोनों की रेशो एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो ये देख लें कि
दोनों की रेशियो एक दूसरे के बराबर है तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ग्राहम लॉ यहाँ पे क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड छोटी सी एग्जांपल है, बहुत इजी। एग्जांपल नंबर 7, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन fuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of an unknown gas. Calculate the molar mass of unknown gas. ठीक है जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि जो अननोन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x से, उसका जो रेट है वो 1 है और हाइड्रोजन का जो रेट है वो 4 है, और जो हाइड्रोजन का मोलेकुलर मैस है, मोलर मैस है, वो 2 ग्राम पर मोल है। जब भी किसी चीज़ का हम 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका मोलर मैस होता है। इसी तरह से जो मोलेकुलर मैस है अननोन गैस, उसको हमने जो है वो फाइंड करना है, ये रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो R है रेट फॉर हाइड्रोजन वो कितना है हमारे पास, वो 4 है, और जो अननोन गैस के लिए है वो कितना है, 1। ठीक है, और यहां पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे। जो मोलेकुलर मैस है वो फाइंड करना है अननोन गैस के लिए, फॉर अननोन गैस जो मालूम करना है जिसका मोलेकुलर मैस, और जो हाइड्रोजन का है वो कितना है जी, 2। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूं कि इस एक्सप्रेशन को जो राइट हैंड साइड पे है उसको भी 1/, स्केयर करने लगा, और इसको भी मैं क्या करने लगा हूं, स्केयर करने लगा। अब आपको पता है कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2, और यहां पे मैंने इसका स्केयर किया है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा mx/2, और इसका करेंगे तो 4 का बन जाएगा 16, और नीचे 1 का 1 ही रहेगा। 4 का हम ले तो 4 4 16, और 1 का अगर हम ले तो वो 1 ही रहता है। क्लियर? तो अब देखिए हमने ये फाइंड करना है, तो क्या होगा कि ये जो 16 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा mx 16 × 2, और आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 32 किसका मोलेकुलर मैस होता है, मोलर मैस होता है, वो होता है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब जो अननोन गैस थी वो कौन सी थी, वो ऑक्सीजन थी। अब यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, जिस तरह से हमने लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, स्टडी किया, कि जो लाइटर गैसेज होती हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन होता है फास्टर एज कंपेयर टू हैवियर गैसेज। उसकी रीज़न क्या है कि जो लाइटर गैसेज होंगी उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, पर मोलेकुलर मैस क्या होगा, कम होगा, और जो हैवियर गैसेज होंगी उनका मोलेकुलर मैस ज़्यादा होगा, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो हैवियर गैसेज हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन इतना फास्टर नहीं होता जितना लाइटर गैसेज के लिए होता है। इस तरह से हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, तो जो हाइड्रोजन होगी वो लाइटर गैस है, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू किसके जी, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन, डिफ्यूजन और यानी कि जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक और लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करना है, दैट इज KMT, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। ओके, अल्लाह हाफिज़।